लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिटू मिंगलान और वांग यून के दरमियान काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें वांग यून अपने एफ फॉर्म को समन करते हुए सिटू मिंगलान को खत्म कर देता है। साथ ही टोंगशान के सेक्ट लीडर वांग यून का परफॉर्मेंस देखकर इतना खुश हो गए कि उन्होंने वांग यून को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया। इतना ही नहीं, वांग यून को इमॉर्टल किंगडम इंस्पेक्टर की पोजीशन भी ऑफर की गई, जिसके चलते वांग यून अब डोंगयू किंगडम के लिए रवाना हो चुका था। दरअसल ये एम्पायर ही उसका असली घर था, मगर अब वो वहाँ पर टोंगशान सेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डोंगयू किंगडम का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वांग यून पहुंच चुका है। वहाँ के मॉडल लोगों में डिस्कस हो रहा था कि जल्दी एम्परर का छोटा भाई युआनचेन इमॉर्टल पैलेस में वापस आने वाला है, तो पता नहीं उसके आने के बाद यहाँ के फैसले कौन लेगा, एम्परर युआन हाओ या फिर उसका छोटा भाई युआनचेन। तो वांग यून उनकी सारी बातें सुनकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर पैलेस में सैक्रिफाइस सेरेमनी परफॉर्म की जा रही थी। उतने में ही कोर्ट के लोग देखते ही कि एम्परर युआन हाओ तो रिचुअल के दरमियान ही खर्राटे मार रहा, जो देखकर उसकी मदर यानी कि एम्प्रेस उसे आवाज देने लगी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी आवाज सुनते ही युआन हाओ की नींद खुल गई। वो देखता है कि कोर्ट के लोगों को तो सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए उन लोगों से कहने लगा कि मैं तो बिल्कुल भी सो नहीं रहा था, बल्कि मैं तो अपने माइंड स्पेस में जाकर एक इमॉर्टल से मिल के आया। उस इमॉर्टल ने मुझे बताया कि कैसे हम अपने किंगडम को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। अब एम्परर अपने लोगों को चूना लगा ही रहा था कि तभी कुछ सिपाही ज़ोंग नाम के बंदे को उसके सामने लाकर पटक देते हैं। तो युआन हाओ फटाफट से एक बंदे की पीठ पर बैठकर उनसे पूछने लगा कि बताओ क्या मसला है। तो ज़ोंग उससे कहने लगा कि इन कुछ सालों में होली लाइट टावर को बिल्ड करने के लिए आपने पूरे डोंगयू के गरीब लोगों की मेहनत से कमाए हुए पैसे उड़ा दिए, साथ ही हमारे कई सारे सिपाहियों को किसी बाहर की रियासत में दूसरे लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया। जब वहाँ पर जंग हुई उसमें हमारे कई सारे मासूम लोग मारे गए। इतने सब कांड करने के बाद भी तुम खुद को एम्परर कैसे बोल सकते हो? क्या तुम हमारे एंसेस्टर को मुंह दिखाने के भी लायक बचे हो? ये सब सुनकर युआन हाओ ने तो ज़ोंग को एग्जीक्यूट करने का ही हुक्म दे दिया, मगर तभी वहाँ पर युआन हाओ के छोटे भाई युआनचेन की एंट्री हो गई। वो उससे कहने लगा कि आज हमारे यहाँ पर एक सैक्रिफाइस सेरेमनी होने वाली है, तो हम बिल्कुल भी खून खराबा नहीं कर सकते, वरना तो हमारे एंसेस्टर का अपमान हो जाएगा। युआनचेन की बातें सुनकर तो कोर्ट के लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कहने लगे कि हमारे जूनियर प्रिंस तो काफी ज्यादा रहमदिल हैं। इन्होंने कई साल ज़ोंगियू और डाओ सेक्ट में मेहनत करके आज वो एक इमॉर्टल बन चुके हैं, मगर फिर भी उन इमॉर्टल्स की कितनी ज्यादा फिक्र है। हालांकि ज़ोंग इन दोनों की हकीकत जानता था, इसलिए वो कहने लगा कि भले ही तुम लोग अच्छा बनने का दावा करते हो, मगर तुम सब एक जैसे हो। तुमने हमेशा यहाँ के लोगों को टॉर्चर किया है। जिस पर युआनचेन कह रहा था कि मैं एक डिग्निफाइड इमॉर्टल हूँ, तो तुम्हारे जैसे मॉर्टल के साथ बहस करना मेरी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता। मगर युआन हाओ कह रहा था कि भले ही मेरे भाई ने तुम्हारी गुस्ताखी को माफ कर दिया हो, मगर तुमने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, इसलिए तुम्हें पनिश करना तो बनता ही है। जिसके बाद ये बेवकूफ एम्परर अपने चूहे को उस पर छोड़कर ज़ोंग को चूहे से कटवाने लगा। ज़ोंग को चिल्लाता हुआ देखकर एम्परर को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जो देखते ही ज़ोंग ने उसे अजीब अजीब गालियां बकना शुरू कर दी, जिसके चलते युआन हाओ से एग्जीक्यूट करने की ऑर्डर देता है। लेकिन उस पर जो स्लैश अटैक हुआ था उसमें ज़ोंग नहीं बल्कि एम्परर का पालतू चूहा मारा गया, जो देखकर तो एम्परर काफी ज्यादा भड़क जाता है। और तभी उसके सामने वांग यून पहुंच गया। यहाँ पर उसने मास्क पहना हुआ था। एम्परर घबराते हुए कहने लगा कि ये तो एक इमॉर्टल है। साथ ही युआनचेन वांग यून से पूछ रहा था कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वांग यून ने उसे अपना फेक नाम बता दिया। वो कह रहा था कि मैं सन डाओ जुन हूँ, जिस पर युआनचेन कहने लगा कि डोंगयू किंगडम है, ज़ोंगियू और डाओ सेक्ट ही इसे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए तुम यहाँ आकर हमारे सामने परेशानियाँ खड़ी नहीं कर सकते। जिस पर वांग यून जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ मैं जानता हूँ ये पैलेस पहले ज़ोंगियू और डाओ सेक्ट के अंडर आता था, लेकिन अब इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरे हाथों में आ चुकी है। साथ ही उसने अपना टोकन भी शो किया था, जिसे देखते ही कोर्ट के लोग समझ गए थे कि ये बंदा तो टोंगशान सोर्ड सेक्ट ने अपॉइंट किया हुआ इमॉर्टल किंगडम इंस्पेक्टर है। शायद अभी इमॉर्टल हाउटियान की पोजीशन को टेक ओवर करेगा। तभी युआनचेन उससे कहने लगा कि अब तुम नेशन किंगडम की गार्डियन की पोजीशन को संभाल रहे हो, तो क्या तुम इस बंदे को पनिश नहीं करोगी? इसने हमारे एम्परर का अपमान किया है, इसलिए मेरे ख्याल से हमने इसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। वहीं पर एम्परर युआन हाओ भी यही बता रहा था कि इस मामूली से बंदे ने एक एम्परर की इंसल्ट की है, इसे तो मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। जिस पर वांग यून कहने लगा कि एम्परर का अपमान करने से तुम उस पर्सन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, फिर तो मैं एक इमॉर्टल हूँ और तुमने तो मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, तो बताओ फिर तुम्हें इसकी क्या सजा देनी चाहिए? युआनचेन समझ गया था कि ये बंदा उनकी एक नहीं सुनने वाला, तो वांग यून से कहता है कि अगर तुम इस बंदे को बचाना चाहते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम हमारे पैलेस और ज़ोंगियू और डाओ सेक्ट की
वांग्युन ने भी उस बोतल को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही वो लीडर कह रहा था कि अगर आइंदा से युवांचन कोई भी गुस्ताखी करेगा तो तुम उसे बेझिझक पनिश कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर कोर्ट के लोग कह रहे थे कि इमॉर्टल हाउटियान ने कई सालों तक हमारे डोंग्यू किंगडम को प्रोटेक्ट किया है, मगर इनमें तो जरा भी घमंड नहीं, ये हमेशा सच्चाई का साथ देते आए। इधर हाउटियान वांग्युन से कह रहा था कि अब तुम मेरी पोजीशन को संभालने वाले हो, तो तुम्हें इसके बारे में हमारी एम्प्रेस वेंजी से डिस्कशन करना होगा। खैर फिलहाल मैं कुछ पिल रिफाइनिंग में बिजी हूँ, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर ही मैं तुम्हारे हवाले डोंग्यू किंगडम कर दूंगा। इधर एम्प्रेस वेंजी भी हाउटियान को ग्रीट करके वांग्युन को दावत पर इनवाइट करती है। एम्प्रेस वेंजी को देखते ही वांग्युन को पुरानी बातें याद आने लगी थी। इसे एम्प्रेस ने वांग्युन पर उसके साथ बदतमीजी करने का इल्जाम लगाया, जिसके चलते वांग्युन से उसकी प्रिंस की पोजीशन के टाइटल को भी छीन लिया गया और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए डोंग्यू किंगडम से बैनिश कर दिया। उस वक्त वांग्युन की सिस्टर याओ भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती और जब वांग्युन को किंगडम से बाहर भेजा जा रहा था तभी एक स्नेक डीमन ने उसकी कैरेज पर हमला कर दिया। वो स्नेक डीमन उसे बता रही थी कि हमारी महारानी वेंजी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेजना चाहती है। वैसे उन्हें भी मेरे ही पॉइजन का यूज करके मारा गया था, लेकिन अब इससे पहले कि वो वांग्युन पर हमला कर पाए वहाँ पर एक इमॉर्टल ने आकर वांग्युन की जान बचा ली। दरअसल ये टोंगशन सोर्ड सेक्ट के ही एल्डर थे, मगर इनका फेस हमें दिखाया नहीं गया। तो इस तरह से कई सालों बाद वांग्युन अपनी दुश्मन महारानी वेंजी से बदला लेने के लिए पहुंच चुका था। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि पैलेस में वांग्युन के लिए दावत रखी गई थी, जहाँ पर वांग्युन का मंकी डावी जानबूझकर एम्परर को परेशान करने लगा था। साथ ही एम्प्रेस वेंजी वांग्युन को बताती है कि आज हमने आपके लिए एक स्पेशल वाइन सर्व की, जो कि हमारे डोंग्यू किंगडम के सबसे करीबी दोस्त ने हमें गिफ्ट की थी, मगर शायद आपको हमारी वाइन जरा भी पसंद नहीं आई। जिस पर वांग्युन कहने लगा कि आपने मुझे मंकी वाइन सर्व की थी, मैंने सुना था कि ये वाइन ईस्टर्न डिवाइन किंगडम की स्पेशलिटी है, तो क्या आपके करीबी दोस्त इसी ईस्टर्न किंगडम से बिलोंग करते हैं? जिस पर एम्परर कहने लगा कि आपने एकदम सही पहचाना, दरअसल ईस्टर्न किंगडम का राजा हमारे प्रिंसेस याओ से शादी करना चाहता है। जब वो रिश्ता लेकर यहाँ आए थे तब वो अपने साथ मंकी वाइन भी लेकर आ गए। अगर आप इसे टेस्ट नहीं करोगे तो शायद बाद में आपको इसे टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि वांग्युन इस पर कोई जवाब नहीं देता, वो समझ गया था कि ये लोग उसकी सिस्टर याओ की शादी करा रहे हैं, तो उन लोगों से कहने लगा कि जहाँ तक मुझे पता है ईस्टर्न डिवाइन किंगडम में केवल कल्टीवेशन को फॉलो करता है। वो लोग काफी ज्यादा ब्रूटल और ब्लडथर्स्टी हैं और आपके डोंगू किंगडम ने हमेशा से ही राइचस पाथ को फॉलो किया, तो फिर आप अपनी प्रिंसेस की शादी एक डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ कैसे कर सकते हो? जिस पर एम्परर कह रहा था कि वो लोग कौन सी पाथ को फॉलो करते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं। दरअसल ईस्टर्न डिवाइन नेवी ने हमारे साउथ ईस्ट के कई सारे लोगों को खत्म किया था, तो अगर हम अपनी प्रिंसेस की शादी उससे नहीं करवाएंगे तो कमीना रेंजर शीजुन अपने ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं करेगा। अब वांग्युन चाहकर भी इन लोगों का इरादा नहीं बदल सकता, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। अब वहाँ से जा ही रहा था कि तभी एम्परर कहता है कि अगर आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है तो मैं आपकी चेंबर में कुछ लड़कियां भेज सकता हूँ। लेकिन वांग्युन उसकी घटिया बात पर कोई रिस्पांस दिए बिना ही वहाँ से रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाते ही वेंजी अपने लड़कों से कह रही थी कि इस बंदे को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि इसकी हर एक एक्शन पर नजर रखी जाए। इधर वांग्युन टाउन को एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी उसे कोई डिमोनिक ऑरा महसूस हुई, तो वांग्युन तुरंत ही उसी डायरेक्शन को फॉलो करने लगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम एक बंदी को देख पाते हैं जो कि एक लड़के से कह रही थी कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग करना चाहती हूँ, तो बंदा उससे घबराते हुए कहने लगा कि मिस वांचिंग आप मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेके आई हूँ, प्लीज मुझे हर्ट मत करना। जो सुनते ही वो लड़की तुरंत एक डीमन में तब्दील होकर उस बंदे का शिकार करती है। अब सीन शिफ्ट होकर हम ज़ोंग को देख पाते हैं, उसके साथ ही वांग्युन की सिस्टर या और उसकी सर्वेंट मिशांग थी। ज़ोंग ने बता रहा था कि आज मेरे सच बोलने पर एम्परर मुझे एग्जीक्यूट करने वाला था, लेकिन तभी एक इमॉर्टल ने वहाँ आकर मेरी जान बचा ली। जिस पर याओ कहती है मुझे पता है आप मेरे भाई को वापस बुलाना चाहते हो, मगर ये इम्पॉसिबल है, कई सालों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। अब तो मुझे पता भी नहीं कि वो फिलहाल जिंदा है या इन लोगों ने उसे खत्म कर दिया। दरअसल याओ ने यहाँ पर कुछ रेफ्यूजीज को पनाह दी थी ताकि ये लोग एम्परर के सिपाहियों के हाथों मौत के घाट उतर न जाएं। और उतने में ही वांचिंग वहाँ पर पहुँच गई। वो उससे कहने लगी कि तुमने यहाँ पर कई सारे लोगों को छुपा के रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी आर्मी बना रही हो? अगर मैंने एम्प्रेस वेंजी को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दिया तो फिर तुम्हें पनिशमेंट से कोई भी बचा नहीं सकता। जिस पर याओ की सर्वेंट मिशांग उससे कहने लगी कि तुम हमारी प्रिंसेस के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, मगर वांचिंग ने मिशांग पर अटैक करते हुए तुरंत ही याओ को जकड़ लिया। जब ज़ोंग ने याओ को बचाने की कोशिश की तब वांचिंग उस पर भी एक जोरदार अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से
बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा फील हो रही है। तो चलो जल्दी से मुझे अपना डिमोनिक फॉर्म शो करो। अगर तुम वाकई में कोई डीमन हो तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। मगर वांचिंग तो उसकी बातों को काफी ज्यादा हल्के में ले रही थी। वो कहती पता नहीं उस नकाब के पीछे छुपा हुआ फेस कैसा होगा। अगर तुम हैंडसम रहे तो तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हारे साथ काफी सारे मजे करूंगी। जो सुनते ही वांग्युन को अपनी माइंड स्पेस स्विमिंग लॉन्ग की आवाज आने लगी। वो कह रही थी बच्चे तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। देखो ना वो लड़की तुम्हारे साथ मजे करना चाहती है। मेरे ख्याल से तुमने भी इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन वांग्युन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा वांगचिन पर अटैक करने के लिए चला गया। वहीं पर वांचिन ने भी अपना स्नेक व्हिप निकालकर उस पर अटैक करने की कोशिश की। हालांकि वांग्युन ने उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया था। इतना ही नहीं वांग का मंकी डाओई भी उस बंदी को डिस्ट्रैक्ट करने में उसकी हेल्प करता है, जिसके चलते मौका मिलते ही वांग्युन ने अपने ड्रैगन स्टाफ को समन करते हुए सीधा उस पर हमला कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बंदी को अपनी असली फॉर्म में आना पड़ता है। वहीं पर वांग्युन भी स्नेक डीमन के साथ फाइट करने के लिए अपने ड्रैगन को समन कर चुका था और अब उसने हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करते हुए वांचिंग पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया। इस हमले में वांचिंग बुरी तरह से घायल हो गई थी, इसलिए वो वांग्युन के सामने रहम की भीख मांगने लगी। साथ ही वो उससे वादा करती है कि वो उसकी हमेशा सर्वेंट बन के रहेगी। हालांकि वांग उससे कह रहा था कि तुम रहम के लायक नहीं हो और फिर वांग ने उसे अपना फेस भी शो कर दिया। वो कह रहा था कि कुछ सालों पहले तुमने वेंजी के कहने पर मुझे मारने की कोशिश की थी, तो भला मैं तुम्हारी जैसी ईवल को जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। और फिर उसके एक ही अटैक में वांचिंग का काम तमाम हो गया। इनफैक्ट युआन चेन ने भी ये देख लिया था कि इस नई इमॉर्टल सन डाओजुन ने उसकी चमची को मार दिया है कि वांग अपनी सिस्टर याओ से मिलने आया था। याओ तो इमोशनल होकर सीधे जाकर उसके गले लग गई। वो उसे रोते हुए बता रही थी कि मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो। मैंने कई साल तुम्हारी यादों के सहारे बिता दिए। जिस पर वांग कहने लगा सिस्टर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हेवन भी मुझे अपने पास बुला नहीं सकता। हालांकि याओ को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो कहती पता नहीं इतने साल तुमने क्या कुछ सहन किया होगा। जिस पर वांग उसे बताता है कि वेंजी ने मुझे मारने के लिए स्नेक डीमन को भेज दिया था, मगर टोंगशान सोर्ड सेक्ट के लीडर ने वहां आकर मेरी जान बचा ली। खैर अब तुम देखते जाओ कि मैं कैसे इन्होंने दी हुई हर एक जख्म का बदला लेता हूँ। साथ ही याओ से बताने लगी कि वेंजी और उसके बेटे मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों ने ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के साथ कोई डील तो जरूर की होगी। और उतने में एम्परर युआन हाओ वहाँ पर पहुँच गया। तब तक वांग ने फटाफट से अपना मास्क लगा लिया था। एम्परर भी उसे यहाँ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इमॉर्टल सन डाओजुन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो याओ से बताने लगी कि एक स्नेक डीमन ने मुझ पर हमला किया था। अच्छा हुआ कि इमॉर्टल सन ने वहाँ आकर मुझे बचा लिया, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने उन्हें यहाँ पर इनवाइट किया था। हालांकि एम्परर को लगता है कि ये लड़की इमॉर्टल सन डाओजुन को अपनी साइड करवाना चाहती है ताकि वो इस शादी से बच पाए, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अब वो इमॉर्टल सन यानी कि वांग को बताने लगा कि आजकल हमारी सिटी में डीमंस के अटैक कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं, इसलिए हम 1000 इलाइट गार्ड्स को इस पैलेस में स्टेशन करवाने वाले हैं ताकि इस पैलेस की सेफ्टी इंश्योर हो जाए। जिसके बाद वो याओ को अपनी तरफ खींचकर उससे धीरे से पूछने लगा कि क्या तुमने जियो शिजुन की सलाहकार घोस्ट प्रिंसेस के बारे में सुना है? दरअसल वो बंदी ची कंडेंसेशन स्टेज की मास्टर है। इनफैक्ट इमॉर्टल सन डाओजुन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी ये ट्रिक्स खेलना बंद कर दो। तुम्हारा इमॉर्टल अकेले तो पूरे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए फालतू की प्लानिंग्स करना बंद करके शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जिस पर याओ से कहते कि एम्परर मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनते एम्परर दांत निकालते हुए वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि वांग की मंकी ने जानबूझकर उसके सामने केले का छिलका फेंक दिया, जिसके चलते वो बड़ी ही जोरों से नीचे पटक गया था। अब उसे तो मंकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वांग के वहाँ होने की वजह से वो मंकी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। अब एम्परर के वहाँ से जाते ही याओ अपने भाई को बता रही थी कि जब तुम्हें यहाँ से बैनिश किया गया था तभी से जोंग ने मेरी काफी सारी मदद की है। उन्होंने कई सारी मुश्किल सिचुएशन में मेरा साथ दिया। साथ ही उन्हें ये भी पता चला है कि वेंजी ने सदर्न रीजन के कई सारे लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ तो प्लान जरूर कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। साथ ही एम्परर युआन हाओ यहाँ पर कई सारे सिपाही तैनात करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं पैलेस छोड़कर बाहर जा पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम पूरा करो। साथ ही जोंग भी इसमें तुम्हारी मदद करेगा, बस उसे मेरी हेयर पिन दिखा देना। पता करो कि सदर्न रीजन के लोगों को यहाँ पर बुलाया क्यों जा रहा है। तो वांग भी
वेंजी अपनी सिस्टर की बात मानते हुए वहाँ से रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाने के बाद याओ कह रही थी कि घोस्ट प्रिंसेस से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं तुम्हें यहाँ से दूर ना भेजूं तो तुम इस मसले में फंस जाओगी। यहाँ पर याओ बस अपने भाई को बचाना चाहती थी। अब अगले सीन में हमें इम्प्रेस वेंजी की चेम्बर दिखाई गई, जहाँ पर हाउटियन उससे पूछ रहा था कि बताओ तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। तो वेंजी जवाब देते हुए कहने लगी कि फिलहाल तो सब कुछ हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा। जो सुनकर हाउटियन कहता है कि हम एक भी गलती नहीं कर सकते वरना हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। उतने में ही युआनचेन वहाँ पर पहुँच गया। उसने अपनी मदर वेंजी को खबर दी कि उनकी स्नेक डीमन वानचिंग इमॉर्टल सन दाओजुन के हाथों मारी जा चुकी है। जो सुनते ही वेंजी की सर्वेंट के हाथों से डर के मारे कोई चीज नीचे गिर गई थी तो तुरंत ही एम्प्रेस से माफी मांगने लगी। हालांकि एक डिमोनिक हैंड उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। इसका सीधा मतलब ये था कि वेंजी भी एक डीमन है। वो बस राइचस पाथ को फॉलो करने का दिखावा कर रही थी। वो कहती है कि वानचिंग अपनी डिमोनिक साइड को सप्रेस नहीं कर सकती थी, जिसके चलते वो मारी गई। अगर वो आज नहीं मरती तो किसी और दिन मारी जाती। मौत तो सिर्फ वक्त का एक तकाजा है। उतने में ही एम्परर युआन हाओ वहाँ पर पहुँच गया। वो अपनी माँ को बता रहा था कि मैं वुयू पैलेस से लौट रहा हूँ। दरअसल इमॉर्टल सन और याओ वहाँ पर गप्पे लड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं। हालांकि युआनचेन को ये बात सच नहीं लग रही थी। वो कहता है कि वो दोनों तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, फिर इतनी जल्दी उन दोनों में दोस्ती कैसे हो गई। तो एम्परर उसे बताता है कि उस याओ पर स्नेक डीमन ने हमला किया था। तब इमॉर्टल सन ने जाकर उसकी जान बचा ली और अब उन दोनों में दोस्ती हो चुकी है। जिस पर युआनचेन कह रहा था कि अगर याओ से क्लोज भी होती तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जियू शिजुन के पास 2 लाख से भी ऊपर आर्मी के ट्रूप्स हैं। अकेला सन दाओजुन इतनी बड़ी आर्मी का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। जिस पर एम्परर कह रहा था बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी उस याओ को धमकी दी है कि इमॉर्टल सन उसे बचा नहीं सकता। जिस पर वेंजी कह रही थी कि याओ आसानी से लोगों का दिल जीत सकती है और वो अच्छे से जानती है कि इमॉर्टल सन डिमोनिक कल्टीवेटर से नफरत करता है, तो जरूर से उसे अपनी साइड करवाने की कोशिश करेगी। वो सन दाओजिन को शिजुन और उसके घोस्ट कल्टीवेटर्स के खिलाफ भड़का सकती है। ये सब सुनकर तो एम्परर युआन हाओ को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा और उतने में वेंजी ने अपने 2 चमचों को वहाँ पर समन कर लिया, जिनके नाम थे बाइटोंग और शिटोंग। उनसे कहती कि जाओ जाकर उस सन दाओजुन को खत्म कर दो। अब उन दोनों डीमंस के वहाँ से जाने के बाद युआनचेन अपनी माँ से कह रहा था कि अगर हमने सन दाओजुन को खत्म किया तो टोंगशन सोर्ड से हमसे सवाल पूछेगा। जिस पर वेंजी कहती है कि अगर उन्होंने हमसे सवाल पूछे तो हम बता देंगे कि इमॉर्टल सन दाओजुन डिमोनिक कल्टीवेटर से हद से ज्यादा नफरत करता था, तो उनके साथ फाइट करते हुए वो एक हीरो की मौत मारा गया। फिर तो टोंगशन सोर्ड से हम पर कोई ब्लेम नहीं कर सकता। ये आइडिया तो एम्परर को काफी ज्यादा पसंद आई थी। वही दूसरी तरफ हम जोंग को देख पाते जो कि प्लेजर हाउस की 2 लड़कियों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग वहाँ पर आ जाता है। वो जोंग को अपनी सिस्टर की हेयरपिन शो करते हुए बता रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर जोंग कहने लगा कि भले एक प्लेजर हाउस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्रेस वेंजी यहाँ से ही अपने बुरे काम करती होंगी, इसलिए मैं इस जगह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ आया था। और उतने में ही 2 हेवी वेपन्स के जरिए इन दोनों पर अटैक हो गया था। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बाइटोंग और शिटोंग पहुँच चुके हैं, जिन्हें वेंजी ने यहाँ भेजा था ताकि ये दोनों मिलकर वांग को खत्म कर पाएं। उन्होंने आते ही वांग के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी, तो जोंग भी इसमें उसकी हेल्प करने लगा। इधर वांग ने बाइटोंग को तो अपने ड्रैगन स्टाफ के एक ही अटैक में घायल कर दिया था, जिसके बाद वो दूसरे ब्लो में उसे निपटा कर शिटोंग से भिड़ गया। उसका भी काम तमाम करने में वांग को ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब इनका शोर शराबा सुनकर प्लेजर हाउस के ओनर जिन वहाँ पर पहुँच गयी, मगर तब तक ये लोग उन दोनों की बॉडीज लेकर वहाँ से गायब हो चुके थे। अब उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों को बंद करके रखा गया था। उनसे बात करने के बाद वांग को पता चला कि ये लोग शियानियन सेरेमनी अटेंड करने के लिए आए हैं और इन्हें वेंजी के चमचे बाइटोंग ने बुलाया हुआ था, वही बाइटोंग जो थोड़ी देर पहले वांग के हाथों मारा गया। तो अब जोंग और वांग वहाँ से बाहर आने के बाद जोंग कह रहा था कि पता नहीं शियानियन सेरेमनी में ऐसा क्या प्लान चल रहा है जो ये लोग कई सारे साउथ के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने बुला रहे। तो वांग उससे कहता है कि मेरी सिस्टर ने भी कुछ लोगों की जान बचाकर उन्हें टेंपल में छुपाया था, शायद उन्हें इस शियानियन सेरेमनी के बारे में कोई जानकारी होगी, तो क्यों ना हम उन्हीं से जाकर बात करें। वही दूसरी तरफ वेंजी को पैगाम मिला कि उसके बाइटोंग और शिटोंग दोनों भी मारे गए हैं। इमॉर्टल सन उन्हें मारकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, जिससे तो वेंजी काफी ज्यादा भड़क गई। वहीं पर हम इमॉर्टल हाउटियन को देख पाते हैं, जो कि वेंजी से कह रहा था कि अब हमें कुछ पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सन दाओजुन को टोंगशन सोर्ड से
सपोर्ट है। अगर वो यहाँ पर मारा गया तो उसका फेंग शुई क्लिफ जरूर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इससे मेरे प्लान और ज्यादा डिले हो जाएंगे। तो बताओ फिर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जिस पर वेंजी कहने लगी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सन डाओ जुन डीमन स्लेइंग के दरमियान ही मारा जाएगा और फेंग शुई क्लिफ फिर उसका ब्लेम हम पर नहीं लगा सकता। मगर हाउटियन कह रहा था कि शायद तुम फेंग शुई क्लिफ के मास्टर को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही हो। वो बुढ़ा काफी ज्यादा शातिर है, इसलिए अगर उस सन डाओ जुन को खत्म करना है तो तुम्हें एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी ताकि वो बुढ़ा हम तक पहुंचने न पाए। साथ ही वो इम्प्रेस वेंजी से शियानियान सेरेमनी की प्रिपरेशन के बारे में भी पूछ रहा था, जिस पर वेंजी बताती है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कल ही आप सेरेमनी को शुरू कर सकते हो। जिस पर हाउटियन कह रहा था कि कल की सेरेमनी के बाद वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस नहीं रहेंगे, तो हमें उन पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर वो लोग वहाँ से भाग निकले और किसी कल्टीवेटर ने उन्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। इधर ज़ोंग देखता है कि जिस टेम्पल में उन्होंने साउथ के लोगों को छुपा के रखा था वो वहाँ से गायब है। हालांकि वांग को शक था कि ये लोग जिन में पवेलियन में होंगे, वही प्लेजर हाउस जहाँ पर वांग ने बाइटोंग और शिटोंग को खत्म किया था। जिसके बाद ये लोग जिन में पवेलियन के पास पहुँच गए जहाँ पर इन सभी रेफ्यूजीज को एंट्री मिल रही थी। जो देख वांग समझ गया कि जरूर से यहीं पर शियानियान सेरेमनी परफॉर्म की जाने वाली है, इसलिए ये लोग भी उस सेरेमनी में दाखिल हो गए। इन्हें जानना था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उतने में ही एक बंदा उन सबको बताने लगा कि जल्दी हमारी इमॉर्टल यहाँ आकर आप सभी की बीमारियों को ठीक करेंगे, आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी वांग का मंकी वहाँ पर हंगामा मचा देता है। वह मुझे सिपाहियों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इमॉर्टल हाउटियान की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो इन सभी मॉर्टल्स को बता रहा था कि मैं तुम्हें इस जानलेवा बीमारी से आजाद करने वाला हूँ, और फिर उसने एक टैलिस्मान को बर्स्ट करते हुए इन सभी लोगों को हील कर दिया। साथ ही साथ वो वांग के लिए भी सोल क्लींजिंग पिल भिजवा देता है, तो वांग भी चुपचाप से उस एलिक्सर को एक्सेप्ट कर लेता है। ज़ोंग कह रहा था सीनियर, हमें तो लगा था यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी, मगर ये लोग तो वाकई मॉर्टल्स की हेल्प कर रहे हैं। हालांकि वांग को हाउटियान पर जरा भी यकीन नहीं, इसलिए उसने तुरंत ही उस सोल क्लींजिंग मेडिसिन को कंज्यूम किया और उसके ऐसा करते उसके मेरिडियंस में जो भी ब्लॉक थे वो अपने आप हट चुके। साथ ही उसका सोल एसेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, जो देखते ही वांग समझ गया कि ये तो रियल सोल क्लींजिंग पिल थी। मगर हाउटियान इतना सिंपल नहीं जितना कि ये हमें दिखा रहा, पता नहीं इसका रियल प्लान क्या होगा। वहीं पर हाउटियान दिल ही दिल में कह रहा था कि सन डाओ जुन, तुम मेरी रियल प्लानिंग के बारे में कभी भी पता नहीं कर सकते। मुझे ऑलरेडी पता था कि इस सेरेमनी में तुम इंटरफेयर जरूर करोगे, इसलिए हम उसके लिए पहले से ही तैयार थे। इधर ज़ोंग वांग से कह रहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, शायद इम्प्रेस वेंजी वाकई में लोगों की मदद करना चाहती, इसलिए तो उसने साउथ के बीमार लोगों को यहाँ बुलाया होगा। मगर वांग को अभी भी हाउटियान पर यकीन नहीं हो रहा था। वो ज़ोंग से कहता है कि तुम इस सेरेमनी पर कड़ी नजर रखना, अगर यहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल महसूस हो तो मुझे रिपोर्ट करो। जिसके बाद हमें ईस्टर्न किंगडम का एक रिचुअल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्क पहना हुआ बंदा ईस्टर्न डेटीज को समन करते हुए वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कह रहा था कि अब जल्दी हमें इस रिचुअल को पूरा करना होगा, जाओ जाकर डोंग्यू किंगडम के प्रिंसेस को यहाँ लेकर आ जाओ, वही बंदी हमारी डेस्टिनी बदल सकती है। उसे रिफाइन करके हम अपने किंगडम को बचा लेंगे और हम सभी राइचियस पाथ को फॉलो करने वाले सेक्ट को खत्म करके यहाँ पर हुकूमत करेंगे। सो बेसिकली ये लोग याओ की शादी होते ही उसे सैक्रिफाइस करना चाहते थे। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि ईस्टर्न किंगडम का राजा अपने कुछ लोगों को लेकर डोंग्यू किंगडम में पहुंच चुका है। इंपीरियल सिटी के मॉर्टल्स तो इन्हें देखकर ही पैनिक हो गए, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि ये लोग इवल आर्ट को परफॉर्म करते हैं। अब ये लोग हॉल में पहुंचते ही जिन शिजुन कह रहा था कि जल्दी से मेरी होने वाली ब्राइड को यहाँ पर बुला लाओ, मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। तो थोड़ी देर में याओ को उसके सामने पेश किया गया। शिजुन कह रहा था कि हमारी दुल्हन तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, अब तो मैं शादी के लिए एक दिन भी रुक नहीं सकता, तो कल ही मैं याओ को लेकर ईस्टर्न किंगडम के लिए रवाना हो जाऊंगा, वहीं पर हम शादी कर लेंगे। जो सुनकर मीशोंग कहने लगी कि शादी तो आज से एक हफ्ते के बाद थी, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मीशोंग की इस गुस्ताखी के लिए जिन शिजुन का एक बंदा उस पर स्लैश अटैक रिलीज कर देता है। हालांकि वांग ने वहां आकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था कि मैं इस किंगडम का नया प्रोटेक्टर सन डाओ जुन हूँ और मेरे होते हुए तुम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इधर एम्परर को टेंशन आने लगा कि ये बंदा हमेशा सही टाइम पर कैसे टपक जाता है, शायद अभी हमारे प्लान्स की धज्जियां उड़ा देगा। और उतने में शिजुन उससे कहने लगा कि अरे तुम तो बॉडी रिफाइनिंग की 90 लेवल के कल्टीवेटर हो, भला तुम्हारे जैसे लो लेवल के कल्टीवेटर को प्रोटेक्टर किसने बना दिया? मेरे ख्याल से टोंगशान सोर्ड सेक्ट के पास
पावरफुल लोगों का शॉर्टेज है, इसलिए तो तुम्हारे जैसे लूजर को यहाँ भेज दिया। जिस पर वांग कह रहा था कि अगर तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के इवल लोग राजा बन सकते हैं तो भला मैं प्रोटेक्टर क्यों ना बन सकता। जो सुनते ही शिवजुन के चमचे ने सोल स्लैशिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वांग पर हमला कर दिया, लेकिन वांग अपने ड्रैगन स्टाफ की मदद से उसे दीवार पर दे मारता है। जिन शिवजुन तो ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था, मगर वो वांग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैं तो बस प्रिंसेस याओ को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि एम्परर युवान हाओ इसके लिए मना नहीं करेगा। तो एम्परर हाओ भी तुरंत इसके लिए राजी हो जाता है। वो कहता है कि वैसे भी आपकी शादी 1 हफ्ते के बाद फिक्स की गई थी, तो अगर वो थोड़ा सा जल्दी भी हो गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सुनते ही याओ कह रही थी कि प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैंने अभी तक तो पूरी तैयारियां भी नहीं की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी उसी दिन होनी चाहिए जो दिन फिक्स किया गया था। मगर शिजुन उसकी बात से अग्री नहीं होता। वो कहता है कि कल सुबह तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और अगर तुमने मना किया तो फिर मेरी आर्मी इस किंगडम पर हमला कर देगी। ये मत भूलो कि मैंने एम्परर के साथ एक डील की थी, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो फिर वो भी कैंसिल हो जाएगी। आप शिजुन के वहाँ से जाने के बाद एम्परर याओ पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी चालबाजी अच्छे से समझता हूँ, तुम जानबूझकर टाइम मांग रही ताकि तब तक तुम इस सन डाओजुन के साथ मजे कर पाओ, तुम इसे सीड्यूस करना चाहती हो। एक प्रिंसेस होकर भी ऐसे काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। ये सब सुनकर तो बेचारी याओ काफी ज्यादा हैरान थी। उस पर सन डाओजुन को पटाने का इल्जाम लगाया गया जो कि उसका भाई है। तभी वांग आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अगर सच बताओ तो मैं भी आपकी प्रिंसेस को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर पूरे डोंगी किंगडम को छान मारो तो भी इसके जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलने वाली, तो क्यों ना आप इस शादी को कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता याओ मुझसे दूर चली जाए। जो सुनते एम्परर बेचारा शॉक में चला गया। वो कह रहा था कि याओ की शादी फिक्स हो चुकी है, हम इसे बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते। जिस पर वांग कह रहा था अच्छा ठीक है, फिर मैंने भी मन बना लिया है, इसलिए प्रिंसेस याओ अब मेरे साथ जाएगी। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर एम्परर कह रहा था कि सन डाओजुन हमेशा बाजी मार लेता है और आज भी उसने वही किया, लेकिन वेंजी तो काफी ज्यादा रिलैक्स थी। वो कहती है कि याओ की फैमिली हमारे कब्जे में है, अगर वो अपनी फैमिली को मरते हुए नहीं देखना चाहती तो उसे हमारी कई हर बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद वेंजी हाउटियान से मिलने पहुंच जाती है। वो उसे बता रहा था कि सन डाओजुन को मुझ पर शक हो चुका है। उस दिन वो सेरेमनी में भी पहुंच गया था, जिस वजह से मेरे प्लान्स को मुझे होल्ड करना पड़ गया, इसलिए तुम उस पर कड़ी नजर रखो, अगर वो हमारे रास्ते में आए तो उसे खत्म कर देना। इधर शिवजुन उसके साथ आई हुई इमॉर्टल लेडी के पाँव की चुमिया ले रहा था। वो कहता है कि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। तो बंदी कहने लगी कि कल तुम अपनी होने वाली ब्राइड को यहाँ से ले जाने वाले हो, शायद तुम्हारी शादी होती ही तुम मुझे भूल जाओगे। जिस पर शिवजुन कह रहा था कि हम तो उसे सैक्रिफाइस कराने ले जाने वाले हैं, मैं थोड़ी ना उसे पसंद करता हूँ। अगर सच बताओ तो मैं आपके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हूँ। लेकिन वो लड़की उसे जरा भी घास नहीं डाल रही थी। वो कहती चलो मेरे खाने का वक्त हो चुका है, जिसके बाद वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई। दरअसल उसके खाना खाने का मतलब ये था कि वो लोगों का ब्लड सक करेगी। अब उसके और उसके साथी ने मिलकर कई सारे लोगों को खत्म कर दिया था। इधर वांग भी ब्लड की स्मेल को महसूस करते हुए एक जगह पर पहुँच गया, जहाँ पर किसी ने डिमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे लोगों को मार दिया है। उतने में ही जिन शिवजुन के चमचे वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे बच्चे तुम हमारे काम में टांग नहीं अड़ा सकते। खैर अब तुम्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ था, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।